हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तुगलक वंश। बच्चों, सन 1320 में गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को छोड़कर उदारतापूर्ण शासन करना चाहा, किंतु उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी, परंतु सिर्फ 5 वर्ष तक ही वह शासन कर सका। इसके बाद मोहम्मद तुगलक 5 वर्ष तक ही शासन कर सका। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वह विद्वान था, महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी भी था। उसने कई योजनाएं लागू की जिनके कारण इतिहास में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। गुरुजी ने श्रीकांत ने गुरुजी से पूछा कि उसने ऐसी क्या योजनाएं बनाई थी। गुरुजी ने बताया कि उसने 2 योजनाएं प्रसिद्ध थी। पहला, दिल्ली दक्षिण में देवगिरी अर्थात दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना, और दूसरी, चांदी के सिक्के की जगह तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के चलाना। नई राजधानी उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद कुछ साल के बाद ही ऐलान किया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद अब सल्तनत की नई राजधानी होगी। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति, विद्वान अर्थात सभी लोग, अधिकारी वर्ग जो था वह दौलताबाद के लिए कूच करे अर्थात दौलताबाद जाने की तैयारी करे। जिन लोगों ने उसके आदेश का पालन नहीं किया उन्हें कठोर दंड दिया गया। जो लोग गए उनमें से कई तो रास्ते में मर गए कष्ट सहते हुए, और जो वहां तक पहुंचे उन्हें दौलताबाद में रहना पसंद नहीं आया। उनके सेनापति, कर्मचारी इत्यादि जो थे सभी को दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया। जिन लोगों ने उन्हें का आदेश मानने से इनकार कर दिया उसे कठोर दंड दिया गया, और जो लोग गए उन्हें रास्ते में बहुत से कष्ट सहने पड़े थे, और उसके बाद कुछ लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। और दौलताबाद में रहना भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसे वही स्थान से प्रेम होता है या वहीं रहना चाहता है। यदि आपसे भी ऐसा कहा जाए तो आप भी अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी क्यों बनाया? आर्या ने पूछा कि दौलताबाद को तुगलक ने अपनी नई राजधानी क्यों बनाया, उससे उसे क्या फायदा हो सकता था? इससे बहुत से लोगों को परेशानी भी हुई होगी। स्वाभाविक है, जब एक बहुत बड़े वर्ग को आप अपने राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हो, भेजते हो, तो उससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसने ऐसा इसलिए किया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दूसरी प्रमुख योजना थी चांदी के सिक्कों की जगह तांबे या पीतल के सिक्के चलाना। उन दिनों खरीदने और बेचने का काम में चांदी के सिक्के चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी बचाने के लिए ऐलान किया कि उसके ही मूल्य पर तांबे के सिक्के चलेंगे, अर्थात अगर एक चांदी के सिक्के पर 10 मन गेहूं मिलता था तो अब एक कांसे के सिक्के के बदले में भी उतना ही गेहूं मिलेगा। यदि हम नक्शे में देखें, तुगलक वंश साम्राज्य का नक्शा अगर देखें तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था दक्षिण तक फैला हुआ था, और उसका ये मानना था कि अगर दक्षिण में मैं दौलताबाद को मैं अपनी राजधानी बनाऊंगा तो यहाँ से मैं पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर सकता हूँ, और शासन की बागडोर को अच्छे से संभालने के लिए उसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाने का प्रयत्न किया होगा। दूसरी इसकी योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की कि चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के और पीतल के सिक्के चलाना। उन्होंने अपने राज्य में ऐलान किया कि उन दिनों खरीदने के लिए हम क्या था, चांदी के सिक्के उपयोग में आते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी बचाने का ऐलान किया
और उन्होंने उसकी जगह तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। एक चांदी के सिक्के के स्थान पर 10 मन गेहूं मिलता था, तो अब एक कांसे के सिक्के पर भी 10 मन गेहूं ही मिलेगा। इस प्रकार का ऐलान उन्होंने किया था। उन दिनों पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, इस कारण और चांदी की कीमत भी बढ़ रही थी। शायद इसे देखकर ही चांदी बचाना चाहता था तुगलक जो है, इसी वजह से चांदी बचाना चाहता था। कारण जो भी हो, इसका नतीजा बहुत गलत हुआ। कई लोगों ने बहुत सारे जाली तांबे के सिक्के ढलवा लिए और उसे बाजार में चलाने लगे। चांदी की जमाखोरी होने लगी। इस कारण पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को तांबे के सिक्के को वापस ले लिया और लोगों को तांबे के बदले चांदी के सिक्के दिए। इससे राजकोष रिक्त हो गया और इसी तरह उसका दोआब में कर वृद्धि, कराजिल और खुरासान अभियान भी असफल रहा। चांदी की जगह उन्होंने पीतल और कांसे के सिक्के चलाए, लेकिन इससे नुकसान ही हुआ। नुकसान यह हुआ कि लोग चांदी की जमाखोरी करने लगे और क्योंकि तांबे और पीतल की धातु सस्ती थी, इस कारण लोग नकली सिक्के चला करके, जाली सिक्के तांबे के और कांसे के चला करके उन्होंने बाजार में चलाना शुरू कर दिया और चांदी की जमाखोरी होने लगी। इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो उन्होंने तांबे की जगह वापस चांदी के सिक्के शुरू किए और लोगों को उन्होंने तांबे के बदले चांदी के सिक्के देने भी शुरू किए। इस तरह क्या हुआ, राजकोष खाली हो गया और इसी तरह उसकी अन्य योजनाएं जो थी वह भी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं भले ही असफल रही हों, लेकिन उसका एक काम तारीफ के काबिल था। वह किसी ऊंचे पद पर नियुक्त करते समय यह नहीं देखता था कि वह आदमी भारतीय है या तुर्क है, हिंदू है या मुसलमान है, अमीर है या गरीब है, एक कारीगर का बेटा है कि सेनापति का बेटा है। जो योग्य था उसी को उसने नौकरी दी और इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने तुर्क अमीरों की जगह सामान्य लोगों ने भी ऊंचे पद प्राप्त किए। उसकी चाहे योजनाएं विफल रही हों, दोनों योजनाएं विफल रही हों, परंतु उसकी एक बात जो थी वह काबिले तारीफ थी, अर्थात प्रशंसा के लायक थी, और वह थी ऊंचे पदों पर नियुक्तियां। वह ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने के लिए केवल किसी भी व्यक्ति की योग्यता को ही देखता था, न कि वह किस संप्रदाय से है, अमीर है, गरीब है, सेनापति का बेटा है कि एक गरीब कारीगर का बेटा है या किसान का बेटा है। वह यह नहीं देखता था, केवल यह देखता था कि उसमें योग्यता कितनी है और योग्यता के आधार पर वह लोगों को ऊंचे पद दिया करता था। इसके बावजूद समस्या यह थी कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी और उसे एक रखना मुश्किल हो गया था। जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगे और कुछ समय बाद लगभग हर प्रांत एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया और छत्तीसगढ़ सल्तनत कालीन शासकों का प्रभाव नहीं था। रतनपुर में कलचुरी राजा यहाँ राज्य करते थे और उसके अंतर्गत अनेक जमींदारियां थी। यहाँ की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जब वह नौकरियों में विभिन्न लोगों को योग्यता के आधार पर पद देता था, तो इसका नतीजा यह हुआ कि तुर्क अमीरों की जगह सल्तनत में सामान्य लोग भी ऊंचे पद प्राप्त करने लगे थे, उन्हें भी अच्छी नौकरियां प्राप्त होने लगी थी। इन सब के बावजूद समस्या यह थी कि सल्तनत बहुत बड़ी थी और उसे एक रख पाना संभव नहीं था, एकता उनमें रख पाना संभव नहीं था।
उसने दौलताबाद को राजधानी इसी उद्देश्य से बनाया था कि वह पूरे साम्राज्य पर निगरानी रख सकता है वहां से, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। धीरे धीरे सुल्तान के खिलाफ जगह जगह विद्रोह होने लगे और कुछ समय बाद लगभग सभी प्रांत जो राज थे वहां पर अपने आप को एक स्वतंत्र सल्तनत के रूप में स्थापित करने लगे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ उस समय भी सल्तनत कालीन शासकों के प्रभाव में नहीं था। वहां पर कलजुरी राजवंश के राजाओं की ही राज्य करते थे, लेकिन इनके शासनकाल में आदिवासियों की महत्वपूर्ण स्थान था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का विस्तार तो किया था। उसने ताकतवर सेना और अनुशासित अमीर थे, उनका उपयोग उसने नए राज्यों को जीतने के लिए किया और 1299 में उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा साम्राज्य की भी स्थापना पर भी अपना झंडा गाड़ा, अर्थात अपनी विजय का हासिल की। अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्य में देवगिरी में कई बार आक्रमण किया और उसे परास्त कर बहुत सा धन वसूल किया, लूटा, लेकिन देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया। फिर वह एक लंबे अभियान के लिए दक्षिण भारत में गया और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों को लगभग केरल और रामेश्वरम तक उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस कारण उन साम्राज्यों को जीतने के बाद मदुरै रामेश्वरम तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसने दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, बल्कि धन प्राप्त करना था। वह साम्राज्य पर आक्रमण करता था, लूटता था और धन एकत्र करके वापस आ जाता था और शासन जो है उन्हीं राजाओं के हाथों में सौंप दिया जाता था और बदले में जो साम्राज्य थे वह उन्हें अनेक प्रकार के तोहफे और नजराना भेंट किया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे उन्हें। अब बारी आती है लगान की। तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में किसानों से लगान, शासन के खर्च के लिए किसानों से लगान वसूल किया जाता था, जो भूमि पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन ने तय किया था कि जिस किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे। ये ज्यादा तो था, लेकिन अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित कई छोटे छोटे अन्य करों को हटा दिया था और उसकी जगह केवल भूमि कर और चराई कर ही वसूल किया करता था। अलाउद्दीन के समय से पहले के राजा जो गांव के मुखिया किसानों को लगान इकट्ठा करते थे, लेकिन अब सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से लगान एकत्रित करते थे। पहले जमींदार या मुखिया लोग किसानों से लगान लेते थे, किंतु अब राजा या सम्राट के अधिकारी जो हैं वह सीधे किसानों से लगान वसूल करते थे। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत पर पर्याप्त सामान मिले, अपने सैनिकों को कम कीमत पर सामान मिले और इसके लिए विशेष प्रयास किए। उसने बाजार व्यवस्था को दुरुस्त किया था, सामानों और अपने राज्य में मिलने वाले सभी सामानों की कीमत को तय कर दिया था, जिससे व्यापारी अधिक कीमत नहीं वसूल कर सकते थे और वजन से कम तौलने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। इस प्रकार से जो वस्तुएं बाजार में नियत स्थान पर और नियत कीमतों पर ही प्राप्त होते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य में अपने
बाजार व्यवस्था को नियत किया और उसके लिए एक स्थान नियत किया कि एक ही स्थान पर उन्हें सभी सामान प्राप्त हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा शुरू की थी। हुलिया प्रथा का अर्थ था कि भ्रष्टाचार, सेना में भ्रष्टाचार ना फैले, इसलिए उन्होंने घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा शुरू की थी। उसने सैनिकों को सेना में भर्ती करने से पहले उनके चेहरे और उनके शारीरिक का जो हुलिया है उसे का ब्यौरा दर्ज कर लेने का जो प्रथा है कि किस प्रकार का दिखता है, उसका चेहरा कैसा है, देखभाल, शारीरिक बनावट कैसी है, चेहरे पे या हाथ में कोई निशान तो नहीं है, इस प्रकार के जो हुलिया है वह दर्ज कर लेता था। और घोड़ों को दागने की प्रथा उसने शुरू की थी। घोड़ा दागने इसलिए शुरू किया था कि लोगों को पता चले और सेना में सम्राट को भी ये पता चले कि यह घोड़ा उनकी सेना का है, इसलिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह उन्होंने घोड़ों पर लगाने का निश्चय किया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन व्यवस्था को निश्चित किया था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 1316 में हुई। उसके मरने के बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे तुगलक वंश कहा जाए। तुगलक वंश के शासकों ने भी अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु सेना में विद्रोह के कारण, लोगों के बीच विद्रोह के कारण यह सल्तनत जो है जल्दी ही बिखर गई। तो बच्चों, इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ओके, बाय।